हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो स्पेशली सोल वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं ना, जिनका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। इसमें पहले तो हम जो रेगुलर का पेपर आया था ना इस बार कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, वो देखेंगे और उसके बाद स्ट्रैटेजी देखेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर अपना लेकर आ सकें। देखो, इस बार का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। अगर उनका पेपर टफ आया है, मतलब अगर रेगुलर स्टूडेंट का पेपर टफ आया है, तो सोल वाले स्टूडेंट्स का पेपर भी टफ आने के चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरीके से रेगुलर का पेपर आता है उसी तरीके से सोल का पेपर भी आता है। तो चलिए एक बार पेपर देख लेते हैं कि क्या इसमें ऐसा टफ था जो बच्चों को डरा के चला गया। तो देखते हैं। देखो, यहाँ पहला क्वेश्चन आपका है। ये पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा यूनिट 1 से आपका आया था। क्वेश्चन है, स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिगार्डिंग द रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर के रिडम्पशन के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस है कंपनी एक्ट में, वो आपको बतानी थी। ये 6 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद इसका बी पार्ट कुछ इस तरीके था कि रोज लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एन एप्लीकेशन for 75,000 equity share of rupees this, and the whole of the issue was underwritten by the PQR equally with the 25,000 share each with them as a firm underwriting। कमीशन कितना पेबल है वो दे रखा है यहाँ पे, फिर और डिटेल दे रखी है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका कौन से टॉपिक से था? ये क्वेश्चन आपका अंडरराइटिंग वाले टॉपिक से था। 9 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। देन इसके और पार्ट में आपका जो क्वेश्चन था वो रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर से आया था। यहाँ पे आपको दे रखा है कि सन लिमिटेड डिसाइड टू रिडीम द 25,000 15% प्रीफरेंस शेयर्स। बाकी सारी डिटेल दे रखी है कि जनरल रिजर्व कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, फेस वैल्यू कितना है, वो सारी चीज़ें आपको दे रखी है। और बाद में आपको पूछा गया था कि कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशू टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इफ कंपनी वांट टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 25,000 इन अ P&L अकाउंट। तो ये रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर से आपका पूरा क्वेश्चन था 6 मार्क्स में। इसका जो डी पार्ट था, इट्स अबाउट द बैलेंस शीट, कि आपको यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट दे रखी थी, ठीक है। देन उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, इस तरीके से पूरा बैलेंस शीट था। देन नोट्स टू अकाउंट भी था, और फिर क्वेश्चन दिया हुआ था आपका बाय बैक से। तो ये बाय बैक से आपका क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट, मतलब ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो आपका यूनिट 1 से आया हुआ था। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखने की है कि यूनिट 1 जो है वो 15 मार्क्स की आई थी। यूनिट 1 आपकी 15 मार्क्स की आई थी, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका यूनिट 2 से है। तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन अ बुक ऑफ ब्रज बिहारी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2025। तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, देन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और बाद में आपको पूछा गया है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 एंड द बैलेंस शीट इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो आपको बैलेंस शीट बनाने को दी है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ द शेड्यूल 3, और इनकम स्टेटमेंट भी बनाना है, ठीक है। देन उसके बाद ये तो 18 मार्क्स का था। 6 मार्क्स में आपका इसके साथ क्वेश्चन आया था, राइट अ शॉर्ट नोट इन अ रिलेटेड पार्टी एज पर AS 18, ठीक है। देन इसके और में आपका क्वेश्चन आ रखा था, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 अज्यूमिंग दैट प्रीफरेंस शेयर्स आर कंपल्सरी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर। पता है क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि आप ना क्वेश्चन का जो ऊपर का होता है ना, ये पढ़ते ही नहीं पार्ट, सिर्फ इतना पढ़ लिया प्रिपेयर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और बाकी का ये चीज़ पढ़ी ही नहीं। कई बार कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ छुपा के दे दी जाती है ताकि बच्चा अपना आंसर गलत करके आ जाए। तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से आपका पूरा क्वेश्चन था। फिर इसका जो डी पार्ट था, दैट इज अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे बोला गया है कि कंपनी की डिज़ायर है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करे, आपको कमेंट करना है मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है, अब आप बताओ कि डिविडेंड डिक्लेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। अब आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना, ये पूरा का पूरा यूनिट 2 से आया था, बट द थिंग इज दैट कि यूनिट 2 आपकी 24 मार्क्स की आई थी। हाँ, आपकी जो यूनिट 2 थी वो आपके एग्जाम में 24 मार्क्स की पूछी गई थी। अब चलते हैं यूनिट 3 पे। तो यूनिट क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यूनिट 3 से आया था। यहाँ पे बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैभव लिमिटेड विच इज कैरिंग अ बिजनेस ऑन एज अ रिटेल ट्रेडर इंसेंट्रिक द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन अ बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे आपको वैल्यूएशन निकालना है गुडविल का, और वो भी कौन से मेथड से? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है और आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देन इसका जो बी पार्ट था, दैट इज 3 नंबर में आया था, और यहाँ पे आपको पूछा था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड स्ट्रेंथ। तो मतलब 18 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि आपकी यूनिट 3 से आया था,
ठीक है। यूनिट थर्ड आपकी 18 मार्क्स की आई थी। देन इसके और में जो क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ पे आपको पूरी बैलेंस शीट दे रखी थी। देन उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बोला गया था कि फाइंड आउट द इंसेंट्रिक वैल्यू पर शेयर ऑफ द डायमंड लिमिटेड बाय द नेट एसेट मेथड। फिर यहाँ पे ये 12 मार्क्स में क्वेश्चन देके 6 मार्क्स में एक और इसका पार्ट था, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट वैल्यू एडेड एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इसके बीच में आपको डिफरेंशिएट लिखना था 6 मार्क्स में। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये पूरा ऐसे बैलेंस शीट दे रखा था एंड देन उसके बाद आपको पूछा गया था अमलगेशन का। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है वो पूरा अमलगेशन का था, पूरी डिटेल दे रखी थी। देन यहाँ पे 15 मार्क्स में ये पूछा गया था अमलगेशन का क्वेश्चन। देन लास्ट में आपका जो बी पार्ट था ना इसका, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चरिंग की थ्योरी पूछी गई थी। डिस्कस इज नीड इन अ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वो भी आपको बताना था। फिर इसके और पार्ट में जो क्वेश्चन था वो इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का ही क्वेश्चन आपको दे रखा था, बैलेंस शीट दे रखी है, सारी डिटेल दे रखी थी, इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का ही पूरा क्वेश्चन था। और आपको बी पार्ट में जो पूछा था दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन AS 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगेशन एंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये थ्योरी पार्ट पूछ लिया गया था। गाइस अगर आप ध्यान से देखो तो आपका सारे क्वेश्चन जितने हैं यूनिट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तक अभी तक हमने देख लिया है। सबके अंदर थ्योरी आई है, भले ही थोड़ी आई है, ज़्यादा आई है किसी में, बट थ्योरी आई ज़रूर है। तो थ्योरी छोड़ के मत जाना, क्योंकि पता है जब कोई पेपर बहुत हार्ड होता है ना तो बच्चा सोचता है कि कुछ तो करके आऊँ, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि काश मैंने थ्योरी पढ़ ली होगी। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट थ्योरी की वीडियो बनाई थी मैंने और ये चैनल पे आपको मिल जाएगी, कॉर्पोरेट इंपॉर्टेंट थ्योरी के नाम से, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो उसी वीडियो से आए हैं, जो मैंने सारे टॉपिक्स वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं कवर कराए कि बस टॉपिक का नाम बता दिया, नहीं, पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया भी है उस कॉर्पोरेट थ्योरी की वीडियो में। और मेजॉरिटी थ्योरी के क्वेश्चन 1-2 को छोड़ के सारे के सारे उसी वीडियो से आए थे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर पढ़ के जाना, बिल्कुल भी उसको छोड़कर मत जाना। देन आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था ना वो आपका यूनिट 5 से आया था, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली 7 मार्क्स में पूछ लिया गया है ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। PPP मॉडल के बारे में आपको पूछ लिया गया है, पूरा का पूरा थ्योरी है 7 मार्क्स में। देन उसके बाद ये सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है, ये जो इसका बी पार्ट है दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है ये। और गाइस मैं आपको बताऊं ना, अगर आपको है कि पहले बस स्कोरिंग वाला पार्ट पढ़ लो तो यूनिट 5 आप सबसे पहले करना, क्योंकि इसमें थ्योरी है जो कि आसान है और उसके बाद जो क्वेश्चन भी है ना न्यूमेरिकल वाले वो भी बहुत आसान है। देन इसके और पार्ट में जो क्वेश्चन आ रखा था यहाँ पे आपको पूरा दे दिया है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। देन उसके बाद आपको पूछा है कि आप CSR एक्सपेंडिचर बताओ कितना होना चाहिए, कितना अमाउंट जो है वो CSR एक्सपेंडिचर में क्वालिफाई होता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। तो आपको प्रोविजन पता होनी चाहिए, तभी आप ढंग से कैलकुलेट कर पाओगे। देन इसका जो डी पार्ट था इट ऑल अबाउट द थ्योरी, यहाँ पे 6 कैपिटल फ्रेमवर्क जो होता है वो आपको पता होता है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है कि इन सारी 6 कैपिटल को आपको डिफाइन करना है, डिफाइन ईच ऑफ द 6 कैपिटल फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट द ट्रांसफॉर्मेटिव एंड सस्टेनेबल आउटकम। फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है, मैन्युफैक्चर कैपिटल क्या होता है, और ये पूरी थ्योरी मैंने थ्योरी वाली वीडियो में कवर कराई है। आप जाके देखोगे ना तो आपको लगेगा कि पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन तो मैम की वीडियो से ही आया है। अब एक बार अगर यूनिट वाइज वेटेज देख ले तो आपकी जो यूनिट 1 थी वो 15 मार्क्स की पूछी गई है, यूनिट 2 आपकी 24 मार्क्स की आई है, यूनिट 3 और यूनिट 4, यूनिट 3 भी आपकी 18 मार्क्स की है, यूनिट 4 भी आपकी 18 मार्क्स की है, और यूनिट 5 आपकी फिर से 15 मार्क्स की है। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी पे। यहाँ पे मैं आपको प्रायोरिटी टॉपिक लिस्ट बताने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, कौन से टॉपिक है थोड़े कम अच्छे से, और कौन से टॉपिक है कि टाइम है तो कर लो वरना आप छोड़ के भी जा सकते हो, ठीक है। तो देखो मस्ट प्रिपेयर वाली लिस्ट में आता है आपका गुडविल वैल्यूएशन, ये 2 आपको करके जाना है, वेटेड एवरेज और एवरेज प्रॉफिट मेथड। देन उसके बाद शेयर वैल्यूएशन, इंट्रिंसिक प्लस यील्ड मेथड आपको करके जाना है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की कैलकुलेशन पढ़ के जानी है, P&L प्लस बैलेंस शीट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस आया है तो उससे P&L और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो सीख के जाना। अंडर राइटिंग वाला पोर्शन आपको करके जाना है लायबिलिटी प्लस कमीशन से, और ये सिर्फ इस बार के PYQ के बेसिस पे नहीं है, पिछले आपके जितने भी PYQ आए हैं सबको एनालाइज करके ये बनाया गया है, ठीक है। देन उसके बाद सेगमेंट रिपोर्टिंग आपको पढ़ के जरूर जानी है। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, XBRL पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ये आपको पढ़ के जाना है। देन लीगल प्रोविजन क्या है कंपनी एक्ट की ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर थ्योरी, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद जो बोनस इशू ऑफ शेयर है उसकी जर्नल एंट्री कंबाइंड विद बाय बैक एंड फ्रेश प्रीफरेंस इशू वो आपको करके जाना है।
देन रिलेटेड पार्टी एज पर AS 18 की थ्योरी आपको पढ़ के जानी है। ब्रांड स्ट्रेंथ क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी थ्योरी पढ़नी है। 6 कैपिटल फ्रेमवर्क और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की थ्योरी आपको करके जानी है। देन हाई प्रायोरिटी टॉपिक कौन कौन से हैं, तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी आ सकता है अकेले, मतलब कैश फ्लो का पूरा ना देके सिर्फ ये पूछ सकते हैं ऑपरेटिंग बता दो कैलकुलेट करके, या फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग, तो वो भी आपको करना है। देन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी करना है, इस बार के PYQ में भी आया है और पिछली बार भी पूछा गया है। देन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की आपको जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट करनी है। अमलगेशन आपको करना है फुल, मतलब दोनों कंपनीज का अगर अमलगेशन का पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि 24 मार्क्स में या फिर 18 मार्क्स में वो बड़े आराम से दे सकते हैं कि दोनों कंपनी है, अमलगेशन हुआ है, सारी जर्नल एंट्री करो, सारा सब कुछ करो, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको करके जाना है। परचेस कंसिडरेशन की कैलकुलेशन पढ़ के जानी है कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। ब्रांड वैल्यूएशन करना है पोटेंशियल अर्निंग मॉडल से, और ब्रांड वैल्यूएशन थ्रू द डिस्काउंटिंग सुपर प्रॉफिट मॉडल से। देन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, उसके बाद डिबेंचर रिडम्पशन की जर्नल एंट्री करनी है सारे तरीके की। सस्टेनेबिलिटी, ट्रिपल बॉटम लाइन और CSR रिपोर्टिंग, ये देखो ये एक ही कॉन्सेप्ट है जो आपका ये पूछा गया है इस बार ट्रिपल बॉटम लाइन के नेम से। कई बार CSR रिपोर्टिंग के हिसाब से पूछा जाता है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के हिसाब से पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आपको पूरा करके जाना है। देन मॉडरेट प्रायोरिटी पे आप रख सकते हो बाय बैक ऑफ शेयर को। देन ईस ऑफ जर्नल एंट्री, डिविडेंड डिक्लेरेशन प्लस लीगैलिटी प्लस जर्नल एंट्री, बेसिक वर्सेज एडजस्टेड EPS का डिस्टिंगेशन। देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और क्या उसका फर्क पड़ता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो। डेट इक्विटी रेशो प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी। देन मार्केट वैल्यू एडेड, CSR कैलकुलेशन, गाइस ये CSR कैलकुलेशन आप जरूर सीख के जाना, ये इस बार आई थी तो हो सकता है आपके पेपर में भी पूछ ली जाए, ठीक है। देन उसके बाद AS 17 इंटर कंपनी ट्रांसफर पॉलिसी आपको पढ़ के जानी है। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो पढ़ के जाना है। अमलगेशन एंड नेचर ऑफ मर्जर की डेफिनेशन आपको करके जानी है। गाइस देखो इसके डेफिनेशन के अलावा जर्नल एंट्री भी कर चले जाना, ठीक है, क्योंकि आपका जो एक पेपर है इसमें अमलगेशन आया है तो इसमें भी आ सकता है, तो अमलगेशन एंड नेचर ऑफ मर्जर की आप जर्नल एंट्री और जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो भी आप करके जा सकते हो, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप बहुत आराम से अच्छे से अच्छा जो आपका स्कोर है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हो ना तो बस ऊपर ऊपर उसे करके मत जाना, थोड़ा डीप में उसको पढ़ना कि किस तरीके से क्वेश्चन है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन उसका जो भी हो सके ना वो निकाल कर जाना। और एक बार ये जो PYQ है इसको तो सॉल्व करके ज़रूर जाना है, क्योंकि अगर आप एक बार इस PYQ को सॉल्व करके चले गए ना, जो रेगुलर वालों का ये पेपर आया है, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करके चले गए ना बहुत ढंग से, एक एक चीज़ इसकी समझ के चले गए, तो आप ये मानो कि आप 90 में से 70 प्लस तो आराम से स्कोर कर पाओगे, अगर ये कॉन्सेप्ट भी आप आराम से करके चले जाते हो। क्योंकि सोल का पेपर काफ़ी हद तक रेगुलर के पेपर पे बेस होता है, इसीलिए मैं हर बार रेगुलर का पेपर ज़रूर लेके आती हूँ। थ्योरी आपको पढ़नी है, थ्योरी की वीडियो मैंने बता दी है, चैनल पे है, आप जाके पढ़ सकते हो। और ये जो PDF है स्ट्रैटेजी वाली भी और ये PYQ वाली भी, ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो।